ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं वाराणसी में आए ट्विस्ट से। वाराणसी में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में मुकाबला कांटे का हो सकता है। इलाके के बाहुबली मुख्तार अंसारी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी पुष्टि मुख्तार के भाई और कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजल अंसारी ने की है। अभी तक ये साफ नहीं है कि कौमी एकता दल वाराणसी से किसी को कैंडिडेट बनाएगी या फिर किसी बड़ी पार्टी को समर्थन देगी। कौमी एकता दल ने कहा है कि वो 17 अप्रैल को अपने आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। मुख्तार अंसारी के मैदान से हटते ही सबकी निगाहें मुस्लिम वोटरों पर अब टिकी होंगी। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने इससे पहले कहा था कि सभी पार्टियों को मिलकर मोदी के खिलाफ कोई एक मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए। क्या मुख्तार का नहीं लड़ने का ऐलान इसी रणनीति का हिस्सा है? 17 अप्रैल को अब इसका खुलासा होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में दिल्ली समेत 14 राज्यों के 91 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली की 7 सीटों पर 64% मतदान हुआ। 2009 में 52% वोट पड़े थे। इस बार नई दिल्ली में 65.9%, चांदनी चौक में 65.1%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 66.6%, ईस्ट दिल्ली में 64%, वेस्ट दिल्ली में 64.4%, नॉर्थ वेस्ट में 61.2% और दक्षिणी दिल्ली में 63% वोट पड़े। तीसरे दौर में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर 65% वोट पड़े। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई है। 2009 के मुकाबले इन सीटों पर 14% ज्यादा वोटिंग हुई। तीसरे दौर में महाराष्ट्र की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। यहां 54.13% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 56% से मतदान हुआ। इन सीटों में सतना, रीवा, सिद्धी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद शामिल हैं। यहां पर अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगा। तीसरे दौर में बिहार की 6 सीटों के लिए 55% मतदान हुआ। मीरा कुमार की सीट सासाराम और चिराग पासवान की जमुई सीट समेत काराकाट, औरंगाबाद, गया और नवादा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई। बिहार में अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को है। हरियाणा में 56% मतदान हुआ है। यहां भी सभी 10 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद सीटें शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजधानी दिल्ली में अपना वोट डाला। सोनिया वोट डालने के लिए सेंट्रल दिल्ली के निर्माण भवन मतदान केंद्र पहुंची। लाइन में खड़ी होकर अपने बारी का इंतजार किया, उसके बाद अपना वोट डाला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी वोट डालने के लिए दिल्ली के औरंगजेब रोड इलाके में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि वोट देना हम सबका फर्ज है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका ने भी मतदान किया। दिल्ली में लोधी रोड पर बने पोलिंग बूथ पर प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मिथिलेश कुमार के सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि उन्हें मोदी की लहर कहीं नहीं दिखती। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है। आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने दिल्ली में निर्माण भवन में अपना वोट डाला। उनकी चाची और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब वोट डालकर चली गई तब वरुण वहां वोट डालने पहुंचे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिल्ली के निर्माण भवन में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अंसारी सुबह करीब 8:30 बजे बूथ नंबर 85 पर वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के राज्यपाल अजीत जंग ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो राजभवन से निकले और मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी अपना वोट डाला। वहीं कपिल सिब्बल से मुकाबला कर रहे बीजेपी के हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में ईवीएम का बटन दबाया। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने परिवार के साथ राजौरी गार्डन के बूथ पर जाकर वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन और आप उम्मीदवार आशीष खेतान ने मयूर विहार में अपना वोट डाला। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिटूरी ने तुगलकाबाद में, जबकि आप उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत ने महिपालपुर में मतदान किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद लवली ने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस का ही सिक्का चलेगा।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तिलक लेन में वोट डाला। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर परचम लहराएगी। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी और कांग्रेस उम्मीदवार विलास मुत्तेबार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पर सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छिंदवाड़ा में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर कमलनाथ ने वोट डाला। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने जम्मू में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। गुलाम नबी आजाद खुद उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपना वोट डाला, जबकि मौजूदा सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर अपने पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। उन्होंने व्हील चेयर से अपने पिता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बंसल ने भी सेक्टर 28 के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। बंसल अपने परिवार वालों के साथ वोट डालने पहुंचे। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने गाजियाबाद में वोट डाला। आरएलडी के नेता अमर सिंह ने गाजियाबाद में वोट डाला। अमर सिंह गाजियाबाद इलाके के वोटर हैं। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार और अभिनेत्री जयप्रदा ने भी वोट डाला। नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिरलान पर आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने कहा है कि शिकायत आई तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। हमारे पास जैसे ये कंप्लेंट आएगी डेफिनेटली उसके ऊपर एग्जामिन करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बनती है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के तहत उसको एग्जामिन करके आगे एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान पार्टी की टोपी पहनकर ही बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंची। हालांकि अफसरों के विरोध के बाद उन्हें टोपी उतारनी पड़ी। राखी बिरलान ने मतदान केंद्र पर एक और नियम तोड़ा। मंगोलपुरी के यू ब्लॉक में वोट देने जब वो पहुंची तो कतार में नहीं लगी, बल्कि लाइन में लगी महिलाओं को पार करते हुए सीधे वोट देने चली गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वोट डाला। सोनी दंतेवाड़ा में वोट देने पहुंची तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रखी थी, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी बना हुआ था। न सिर्फ सोनी सोरी बल्कि उनके साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे समर्थक भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए थे। बूथ पर किसी भी पार्टी के झंडे या चुनाव निशान का प्रदर्शन करना गलत है। दुनिया के सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में अपना वोट डाला। ज्योति की उम्र 20 साल है और ऊंचाई केवल 23 इंच है। ज्योति ने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया और वोट डाला। सबसे कम हाइट के चलते ज्योति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती 89 साल की एक बुजुर्ग महिला की वोट डालने की जिद के आगे उसका परिवार बेबस नजर आया। महिला 1.5 किलोमीटर व्हील चेयर पर बैठकर पोलिंग बूथ तक पहुंची और अपना वोट डालकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। हरियाणा के पलवल में लोगों ने अपने वोट की कीमत पहचानते हुए मुश्किलों के बावजूद वोट डाला। कई विकलांग लोग व्हील चेयर पर पूरे उत्साह के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। रोहतक में सीएम हुड्डा की वोटिंग के दौरान वहां मौजूद महिलाएं जमकर थिरकीं। हुड्डा समर्थक महिलाओं ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया है। दिल्ली के रोहिणी में एक बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट नहीं देने से नाराज होकर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को लाठी डंडों से जमकर पीटा। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा तीरथ मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस पीड़ित के बयान लेकर आरोपियों की तलाश कर रही है। कृष्णा तीरथ ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बिहार के गया में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। गांव वालों ने पथराव के जवाब में पुलिस ने घंटों फायरिंग की। गांव वालों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी कर रहे लोग एक खास पार्टी को वोट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब वोट देने आई महिलाओं ने मना कर दिया तो वो लोग महिलाओं को भद्दी गालियां देने लगे, जिससे गांव वाले भड़क गए। बिहार में चुनाव में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। मुंगेर में लैंडमाइन ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के लखीसराय में भी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। कजरा के नरोत्तमपुर इलाके में नक्सलियों ने एक स्कूल को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले के बाद से इलाके में दहशत है।
बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने कई जगह पर मतदान का बहिष्कार किया। कई पोलिंग बूथों पर बम लगाकर नक्सलियों ने लोगों को वोट डालने से रोका। कई पंचायत भवन और स्कूल परिसरों में जिंदा बम भी बरामद हुए। हालांकि औरंगाबाद में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए। मुजफ्फरपुर से आए बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को खोजकर वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने रेप केस में फांसी दिए जाने का विरोध किया और कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में फांसी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। यूपी के मुरादाबाद की रैली में मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी रेप कानून में बदलाव करेगी और आरोपियों को फांसी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। मुलायम सिंह यादव ने लड़कियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लड़कों से मतभेद होने के बाद लड़कियां रेप का आरोप लगा देती। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में मुलायम सिंह के रेप पर दिए गए बेतुके बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि रेप एक छोटा अपराध ही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में मुलायम सिंह यादव के रेप पर दिए बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि महिला आयोग कल उन्हें नोटिस भेजेगा। ममता ने कहा कि मुलायम के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। इस पर 11 बजे फैसला। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ये कबूल कर ही लिया कि वो शादीशुदा हैं। कल वडोदरा से नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो हलफनामा सौंपा उसमें अपने शादीशुदा होने की बात कबूल की और पत्नी का नाम का जिक्र किया। मोदी ने जो हलफनामा पेश किया है उसमें अपनी पत्नी का नाम जशोदाबेन लिखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी ने अपने हलफनामे में खुद के शादीशुदा होने का जिक्र किया और पत्नी के कॉलम को खाली नहीं छोड़कर उसमें जशोदाबेन का नाम लिखा। महज 2 साल पहले मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा था, तब उन्होंने पत्नी का कॉलम खाली छोड़ दिया था। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान के हलफनामे और 2014 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में ये अंतर आप साफ देख सकते हैं। मोदी ने लोकसभा चुनाव के हलफनामे में पत्नी का भले ही जिक्र किया हो, लेकिन 4 बार विधानसभा चुनाव में नामांकन में वो पत्नी का कॉलम खाली छोड़ते आए हैं। साल 2001, 2002, 2007 और 2012 के हलफनामे में मोदी ने पत्नी के नाम का जिक्र ही नहीं किया। बताया जाता है कि मोदी जब 17 साल के थे तब उनकी शादी उनकी ही उम्र की जसोदाबेन से करा दी गई थी। जशोदाबेन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो मोदी के साथ 3 महीने ही रही हैं और फिर मायके आ गई। मायके आने के बाद जशोदा ने फिर से पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में वो पढ़ाना भी शुरू हो गई हैं। उनका मोदी से कोई संपर्क नहीं है और अब वो रिटायर्ड है। जसोदाबेन स्कूल टीचर के तौर पर अब रिटायर हो चुकी हैं। उन्हें 14,000 रुपए की पेंशन मिलती है और वो मोदी के पैतृक गांव वडनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर ब्रह्मनवदा में रहती हैं। मोदी ने शादीशुदा होने के बाद तो कबूली है और कांग्रेस को अब निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा। मोदी ने शादीशुदा होने के बाद तो कबूली है और कांग्रेस को अब निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा करता है और पत्नी को उसके हक से वंचित रखता है। मोदी के बड़े भाई सोमा मोदी ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि शादी का मामला 50 साल पुराना है और इसे तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से ही देखा और समझा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा है कि मोदी ने अगर पहले के हलफनामे में पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था तो इस बात से इनकार भी नहीं किया था कि वो शादीशुदा नहीं। पहले उन्होंने कभी लिखा है कि मैंने शादी नहीं किया, तो कैसे आज की बात को इतना रुद्र स्वरूप दे रहे हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपरफास्ट 100 में खबरों के सिलसिले को आगे फिर से बढ़ाते हैं।
बागी तेवर के बाद बीजेपी से निकाले गए वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। मानवेंद्र पार्टी कैंडिडेट को छोड़कर अपने पिता जसवंत सिंह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाराबंकी में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य उषा रावत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बाराबंकी लोकसभा से टिकट काटे जाने से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी आलाकमान पर पैसे लेकर टिकट बांटने के गंभीर आरोप भी लगाए। वाराणसी में बीएचयू की अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की प्रतियां जलाई। ये लोग जातिगत आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की घोषणा से खफा दिखे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर बिहार को स्पेशल पैकेज देने का वादा किया। बिहार के जहानाबाद की रैली में मोदी ने यह वादा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। मोदी ने नाम लिए बगैर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोहरा मापदंड अपनाने वाले नेताओं को हराने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण के लिए बिहार के नालंदा में लगाया गया मंच गिरने से हड़कंप मच गया। बिहार शरीफ के बाजार में समिति मैदान में मंच गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आए। उधर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ही खिलेगा। मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी हमला बोला। विवादित बयान में घिरे बीजेपी महासचिव अमित शाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी वापस लेने का फैसला किया है। अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने करगिल जंग पर दिए विवादित बयान के चौतरफा घिरे आजम खान का बचाव किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी के नाम पर विदेशों में कई जगह पर गुप्त बैंक खाते हैं। बीजेपी के इस हमले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली रमाकांत यादव अपने समर्थकों को पैसे देते हुए कैमरे पर कैद। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के लिए रोड शो किया। गुजरात के राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार मोहन भाई कुंडारिया दूल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठकर वोट मांगने के लिए पहुंचे। चुनावी सरगर्मी के बीच पटना में कार से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से हड़कंप मच गया। हालांकि हिरासत में लिए गए लोग खुद को एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि 1 करोड़ की नकदी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के एटीएम में ले जाए जाने की बात गले नहीं उतरती। दिल्ली में पुलिस ने एक शराब लदा टेम्पो जब्त किया। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों पर वर्दी का कहर जारी है। इंदौर में एक बार फिर पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। इंदौर के चंदननगर इलाके में पुलिस ने 4 बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला और उन पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने इन 4 बदमाशों को सरेराह बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने इतने पर ही बस नहीं किया, गली गली घुमाकर इन बदमाशों से पुलिस वालों ने जनता से माफी भी मंगवाई। झारखंड के गुमला जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब चुनाव ड्यूटी पर तैनात इंडिया रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी के एक जवान ने अपनी 3 साथियों को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी जवान अपनी राइफल देकर भाग गया। यूपी सरकार के 2 फरार मंत्रियों जयशंकर पांडे और लीलावती कुशवाहा ने आज फैजाबाद की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि पुलिस भले ही इन 2 फरार मंत्रियों को ना तलाश कर पा रही हो, लेकिन कैसे ये एक होटल में ही मजे ले रहे। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने 10 करोड़ की हेरोइन जब्त की। मध्य प्रदेश के गुना में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बिहार के बाघा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग का कहर बरपा। जंगल तस्कर जानवरों को निशाना बनाने में नाकाम रहे तो उन्होंने 50 एकड़ जंगल को आग के हवाले कर दिया। आईपीएल प्रबंधन ने इस T20 लीग के 7वें टूर्नामेंट की शुरुआत उद्घाटन समारोह के बिना करने की योजना बनाई। अमेरिका के
पिट्सबर्ग में एक स्कूल में एक सनकी ने चाकू से कई छात्रों पर हमला बोल दिया। सनकी के हमले में घायल सभी 14 छात्र 17 साल के बीच के हैं। सीरिया में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कोचा ध्यान की रिलीज एक बार फिर से टल गई। अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स का नया गाना रिलीज हुआ है।